तो अभी आज की जो मणिपुर की क्राइसिस है ना, उसको समझने के लिए हमें मणिपुर की हिस्ट्री में जाना होगा। 17th और 18th सेंचुरी में दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। पहला था इन्वेजन ऑफ मणिपुर बाय म्यांमारीज आर्मी। ये हुआ था 1819 में और ये 7 इयर्स का इन्वेजन था और 1826 में फाइनली मणिपुर को वापस इंडिपेंडेंस मिली थी। और उसके बाद में दूसरा हुआ था कि ब्रिटिश और एंग्लो मणिपुर वॉर्स हुए थे, जिसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस मणिपुर में स्टार्ट हुआ था और वो इसमें मणिपुर की डिफीट हो जाती है और एग्जीक्यूशन होता है वीर तिकेंद्र जीत का। और इसके बाद में मणिपुर बिकेम ए प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश रूल। अर्ली 20th सेंचुरी में 1907 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। लिमिटेड मोनार्की अंडर ब्रिटिश सुपरविजन यहाँ पर अलाउ होती है और देयर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को और मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद एन इलेक्टेड असेंबली। लेकिन 1949 में मर्जर हो गया मणिपुर का इंडिया के साथ। महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट मणिपुर का इंडिया के साथ साइन किया और मणिपुर बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। इसी बीच में जब ब्रिटिशर्स मणिपुर में थे ना, तो उन्होंने अपने एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह डिवाइस किया जिसमें इनर लाइन परमिट और रेस्ट्रिक्टेड परमिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि एक सेंस ऑफ एलिनेशन और डिफरेंस क्रिएट किया जाए पैन इंडियन पॉपुलेशन और नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन में। और वो पॉलिसी इंडिया में भी मणिपुर में भी ब्रिटिश ने अच्छे खासी तरह से परस्यू की थी, ताकि अगर आगे फ्यूचर में उन्हें इंडिया छोड़ना पड़े तो दे हैड सम लैंड्स। और उस पॉलिसी के अंदर एक और इंस्ट्रूमेंट था, दैट वाज कन्वर्जन ऑफ नेटिव population of northeast towards Christianity, so that there is a homogeneity of religion between Britishers and the local population of these regions. तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और काफी बड़े नंबर्स में कन्वर्जन्स किए यहाँ पे, जिसमें नागालैंड में तो 80% तक आज की डेट में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुकी है और मणिपुर में भी ऑलमोस्ट 30% क्रिश्चियंस आ चुके हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर क्रिश्चियंस इज 40%, मतलब 40% इंक्रीज हो गया वहाँ पे, क्योंकि मणिपुर में कोई क्रिश्चियन होंगे नहीं इनिशियली, ज्यादा तो ट्राइबल्स ही थे इनिशियली, तो उनके कोई रिलीजन वैसा नहीं था, एनिमिस्टिक रिलीजन्स होते हैं उनके। उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1960-70s में, जब यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई और डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी स्टार्ट हो गई। और इसमें यहाँ पे मिलिटेंसी का एक तरह से बीच, मतलब मिलिटेंसी का सीड प्लांट हो गया और धीरे धीरे मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ने लगी। फिर 1972 में गवर्नमेंट ने इनके डिमांड्स को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें स्टेटहुड दे दिया, लेकिन उससे भी उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई और फिर यहाँ पे काफी ब्लड शेड दोनों तरफ से, आर्म फोर्सेस का भी और मणिपुरी पॉपुलेशन का हुआ। इसमें जो 1970s में जो मणिपुर इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी वो लगभग 2014-15 तक काफी एक्टिव थी मणिपुर स्टेट में। और 2015 में मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट उखरुल से इंडियन आर्मी का कॉन्वे जा रहा था, तो वहां पे NSCN-IM के मिलिटेंट्स ने इंडियन आर्मी का कॉन्वे एम्बुश कर दिया था और उसके ही रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने जाके म्यांमार के अंदर NSCN-IM के कैंप्स में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जो इंडिया का फर्स्ट डिक्लेयर्ड सर्जिकल स्ट्राइक था 2015 में। और उस सर्जिकल स्ट्राइक का ही इम्पैक्ट ये था कि देयर वाज सम पीस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर टिल 2023। लेकिन जैसे जैसे पीस आती रही वैसे वैसे लोकल पॉपुलेशन ने डिमांड करना शुरू किया कि एफस्पा का रिवोकेशन हो और हमें नॉर्मल लाइफ मिले। तो उसी के कंसर्न में गवर्नमेंट ने भी मणिपुर से धीरे धीरे रीजन वाइज रीजन जैसे जैसे पीस मैट्रिक्स डेवलप हुए इसी एरिया में, वहाँ पे एफस्पा रिमूवल स्टार्ट कर दिया और फाइनली पूरे मणिपुर से एफस्पा हटा दिया गया था। और देयर वाज अ टाइम पीरियड ऑफ पीस बिटवीन 2018 एंड 2021। लेकिन इसी बीच में आंग सू की, जो कि म्यांमार की लीडर थी, उनकी गवर्नमेंट का कू हो गया, उनके मिलिट्री जनरल या हुंटा जिसको बोलते हैं, मिलिट्री को हुंटा बोलते हैं म्यांमार में, तो उन्होंने वहाँ पे कू कर दिया। और उसमें फिर उन्होंने वहाँ पे कू करने के बाद में जो यहाँ के इंडिया के साथ जो रीजन लगता है म्यांमार का वो चिन है, तो चिन में वहाँ पे रेबल्स हमेशा से थे और हुंटा ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। तो जैसे ही हुंटा ने एक्शन लिया, चिन रेबल्स म्यांमार छोड़ के इंडिया में जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी कुकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो वो कुछ मणिपुर के हिल्स में आ गए और कुछ मिजोरम में जाके सेटल होने लग गए। तो धीरे धीरे वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में चिन पीपल आने लगे 2021 ऑनवर्ड्स, जब वहाँ पे मणिपुर म्यांमार में कू हुआ उसके बाद। तो देयर वाज पीस आफ्टर दैट आल्सो। देयर वाज, क्यों थी? क्योंकि मेती जो कि वैली में रहती है और कुकी जो कि हिल्स में रहते हैं, देयर वाज नो इंटरेक्शन। लोग बढ़ रहे थे लेकिन वो कुकी एरियाज में ही बढ़ रहे थे। अभी हम अगर डेमोग्राफिक और लैंड को देखें तो 55% मेती है मणिपुर में, लेकिन उनके पास जो लैंड अवेलेबल है ना वो 10% ही है। तो धीरे धीरे जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो देयर वाज अ रिफ्ट डेवलपिंग बिटवीन कुकी एंड मेती अबाउट द रिसोर्सेज दैट इज लैंड ऑफ द स्टेट। और धीरे धीरे मेती लोग भी डिमांड करने लगे एक्स्ट्रा लैंड। और उसी बीच में मणिपुर के सीएम जो बीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन के अगेंस्ट एक ड्राइव चलाया, जिसमें वो पॉपी कल्टीवेशन को अप्रूव करने के लिए एडवोकेट कर रहे थे और खुद बहुत एग्रेसिवली पॉपी कल्टीवेशन को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो मणिपुर एक ड्रग इन्फेस्टेड स्टेट है और वहाँ पे ड्रग अब्यूज के भी बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। तो उन्होंने काफी इफेक्टिवली इसको लिया, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हुई कि कुकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उससे एंटीगोनाइज हो गई, क्योंकि कुकी पॉपुलेशन का जो मेन बिजनेस था या जो मेन इकोनॉमी का सोर्स था उनकी, वो पॉपी कल्टीवेशन ही था। वो इलीगल वे में करते थे लेकिन उनका मतलब पेट, उनके जीवन का आश्रय उसी से था। तो इसी बीच में फिर साथ साथ मेती अपने राइट्स मांग रहे थे, एसटी राइट्स मांग रहे थे और बहुत सारी कमिटीज भी इसके लिए फॉर्म हुई थी। और उसी बीच में हाई कोर्ट में ये लोग केस लेके चले गए और हाई कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से ओवरस्टेप करके एग्जीक्यूटिव डोमेन में जाके उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया कि दे शुड बी गिवन, और कमिटी को कंसीडर करना चाहिए इनके एसटी स्टेटस के बारे में मेती पॉपुलेशन के, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला भी कि हाई कोर्ट शुड नॉट हैव ओवरस्टेप्ड इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि
this decision of the High Court of Manipur acted as a immediate cause which led to the riots in Imphal, Churachandpur. और इसी डिसीजन के रिएक्शन में on 3rd May there was a candlelight march organized by the Kuki community in the state of Manipur. और इसी में धीरे धीरे वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हमारे इन द मंथ ऑफ मई 2023। अब मई 23 में जब वायलेंस स्टार्ट हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो सोशल मीडिया इंटरनेट बैन स्टार्ट कर दिया। तो देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन द मेनलैंड इंडिया एंड मणिपुर फॉर 2 मंथ्स। बट जुलाई में एक और बात हुई कि जुलाई में जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस आई तो देयर वर सम वायरल वीडियोस अबाउट वेरी हीनियस क्राइम्स कमिटेड ऑन द कुकी वुमेन बाय द मेती मैन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। और ये बीच में कभी हुआ था मई और जून के बीच में, और ये वीडियोस जुलाई में आए और उसमें उनको नेकेड परेड और वो सब किया गया था। दैट वाज वेरी डेरोगेटरी टुवर्ड्स वुमेन। और ऐसे ही इनके बीच में जो रिफ्ट था वो कंटिन्यूस रहा। और 2024 में टारगेटेड किलिंग स्टार्ट हो गई। वहाँ पे विलेज लेवल पे रॉकेट लॉन्चर्स आ गए, ड्रोन्स आ गए, और उसमें एक एलिमेंट एक्सटर्नल एलिमेंट भी आ गया। एक्सटर्नल एलिमेंट हमेशा से मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में और पैन इंडिया में अवेलेबल रहता है, क्योंकि हर कोई आपके जो फिशर्स होते हैं उनको अपने एडवांटेज के हिसाब से यूज करना चाहता है। और उसी तरह से मणिपुर में भी CIA के एजेंट्स, अपने ISI के एजेंट्स, चाइनीज इंटेलिजेंस के एजेंट्स हमेशा इस तरह की सिचुएशंस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, और वही हुआ। इसके बाद एक नया डायमेंशन भी आ गया जिसमें मेती कम्युनिटी के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे जैसे कि टेम्पल्स और इन सब जगहों को भी कुकी मिलिटेंट्स ने टारगेट करना शुरू किया। और ऐसा कई जगह पे वीडियोस भी सर्कुलेट हुए हैं जिसमें टेम्पल पे अटैक भी काफी प्रोमिनेंट हो गया है, जो कि मेती टेम्पल्स हैं लेकिन वो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में है। जैसे कि चूला चांदपुर में पशुपतिनाथ टेम्पल था एक, उस पर अटैक किया गया था। अप्रैल मंथ में ही इसी कन्फ्लिक्ट में कंटिन्यूटी में दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी जो कि मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उनके फादर BSF में एक जवान थे, और इसी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रोर भी हुआ उसके बाद। और CRPF का एक कैंप उस अटैक के बाद में रिटेलिएशन में लोगों ने जला दिया। तो ये तो हुआ कि कन्फ्लिक्ट किस तरह से जा रही है। दूसरा कन्फ्लिक्ट में एक एलिमेंट ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिन तो एन वीरेंद्र सिंह की गवर्नमेंट को ही सपोर्ट किया, और 2025 में फेब में गवर्नर रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया क्योंकि वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं आ रही थी, और एक बायस भी प्रोजेक्ट हो रहा था कि मेतीज की तरफ गवर्नमेंट का बायस इंक्लाइंड हो। और 2026 में एक नया एंगल भी आया है कि देयर इज नाउ अ ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन थांगकुल फैक्शन ऑफ नागाज एंड कुकी। और उसके लिए आप ये वीडियो देखिए थोड़ा सा, इसमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये उखरुल टाइम्स एक लोकल न्यूज़ चैनल है वहाँ पे मणिपुर का, उनकी ये क्लिप्स हैं। इसमें एक नागा आर्मी सोल्जर है जिसको कुकी मिलिटेंट्स ने असॉल्ट किया और उसकी डेथ हो गई थी बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में। और इसके बाद में जो नागा ग्रुप का तांगखुल ग्रुप सेक्शन था उसने इस चीज़ का रिवेंज लिया कुकी मिलिटेंट्स से, और उन मिलिटेंट्स को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद में उन्होंने उसको एक सोशल मीडिया हैंडल पे रिलीज़ किया, वो वीडियोज़ भी रिलीज़ किए, और साथ ही साथ उनको किल करके बरी करने के भी फोटोज़ वगैरह लोकल न्यूज़पेपर्स में रिलीज़ किए। और इस इंसिडेंट के बाद में ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो तो कुकी मिलिटेंट्स ने पहले तो नागा ग्रुप्स को धमकाया कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड रिमेंबर दैट सम नागा पीपल रिजाइड इन आर एरियाज, और उनमें कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस के नाम भी उन्होंने मेंशन किए। और उसके बाद में आफ्टर दैट इन द सेकेंड पैराग्राफ जो कुकी जो का ग्रुप था उसमें उन्होंने उनको अपने भाईचारा और पीसफुल को एग्जिस्टेंस का एक नैरेटिव दिया, मतलब उनको अपने साइड करने की कोशिश की, पैसिफाई करने की कोशिश की। और साथ ही साथ उन्होंने क्रिश्चियनिटी का कार्ड भी खेला कि अ क्रिश्चियन शुड नॉट फाइट विद अनदर क्रिश्चियन। तो ये उनको तब याद नहीं आया था जब उन्होंने आर्मी पर्सनल को, सिविलियंस को मारा, तब वो नागा नहीं दिख रहा था उनको, तब वो क्रिश्चियन नहीं दिख रहा था। लेकिन अब उनको लग रहा है कि नागा लोग भी उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इट विल बी 2 फ्रंट वॉर फॉर द कुकी पीपल। सो दे आर प्लेइंग द क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजियस कार्ड। तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ होती जा रही है, और लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कभी रिलीजियस हो जाते हैं, कभी इथनिक हो जाते हैं। और नागा और कुकी के बीच में भी अभी रिफ्ट स्टार्ट हो गया है मणिपुर में, जो पहले मेती और एक्सटर्नल एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स का हमें कैसे पता चलता है, जो वेपन्स, जो एमिनेशंस और जो इंसिडेंट के बाद में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हुई है तो उसमें ट्रेसेस मिले हैं कि जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है उसमें ग्रेनेड्स, लॉन्चर्स वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। जो ड्रोन्स यूज़ हुए हैं उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है वो चाइनीज़ है। एक्सटर्नल एजेंट्स का और इंटरफेरेंस देखना है तो आप ये फर्स्ट पोस्ट का ये एनालिसिस भी देख सकते हो। The US suspect, Van Dyke, fits the bill. He's basically an American mercenary. Wherever there's a rebellion, he surfaces. In 2011, he fought the Libyan civil war. Later, he was on the ground in Syria. He also advised Venezuelan rebels. And recently, he signed up to fight for Ukraine. So this is a man known for covert military operations. But the question is he working for someone? And to make matters more complicated, there's a Russia angle too. Apparently, it was Moscow that tipped off Indian officials. India has not confirmed this, but Ukraine is already rushing to conclusions. They're hinting at a Russian conspiracy. Like I said, we cannot draw conclusions yet, but we cannot ignore the red flags either. Let me take you back to December 2024. Indian officials seized a Starlink terminal from insurgents in Manipur. Back then, Starlink was not even approved in India. So where did these groups get the terminal? Reports say it was smuggled in from Myanmar. Plus, last year, Mizoram's chief minister had flagged a similar threat. Let me quote from what he said.
We have specific intelligence that the Ukraine war veterans traveled to Myanmar's Chin state via Mizoram to train rebel outfits fighting the military